आज नया पाठ शुरू हो रहा है जिसका भी पुराना जितना काम अधूरा है उसे आप पूरा करते रहिए, लेकिन अगले पेज से खाली कोई पेज नहीं छोड़ेगा। अगले पेज से आप ये पाठ करना शुरू कर दीजिए। त्रिभुज, ये है पाठ 6। यहाँ सबसे पहले शुरुआत होती है बहुभुजों की समरूपता। समरूपता क्या होती है? समान रूप। जैसे आप और आपका फोटो एक समान रूप में होते हैं, ठीक है। एक बड़ा मान लीजिए बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का फोटो समरूप है। बिल्डिंग देख के बता देंगे भाई इस बिल्डिंग का फोटो है, दूसरी बिल्डिंग का फोटो है, लेकिन वो फोटो बराबर थोड़ी है ना बिल्डिंग के। बिल्डिंग इतनी बड़ी, फोटो जरा सा, लेकिन बिल्डिंग फोटो को देख के पता लग रहा है कि ये इसकी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का फोटो है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आपस में कनेक्शन है उसका। उसी कनेक्शन को हम कहते हैं समरूप। बहुभुज इसलिए कहा मैंने कि समरूपता 2-3 भुजाओं वाले में भी हो सकती है, 4 भुजाओं वाले में भी हो सकती है, 5 भुजाओं वाले में। समरूपता अगर है तो उसकी स्थिति क्या है? यदि 2 बहुभुज समरूप है, तो अगर 2 बहुभुज समरूप हैं, क्या क्या स्थिति होगी? नंबर 1, संगत कोण समान या बराबर होंगे, पहली बात। और दूसरी बात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, या कह सकते हैं आप दूसरे शब्दों में, संगत भुजाएं समानुपातिक। ये आप शब्दों का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। तो हम पहले ही एक्सरसाइज में देखते हैं 6.1 देखिए, कोष्टक में दिए गए शब्दों में सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरो। सभी वृत्त कैसे होते हैं? सर्वांगसम या समरूप? सर्वांगसम शब्द और समरूप शब्द को समझिए। सर्वांगसम शब्द होता है और एक समरूप। सर्वांगसम की अगर संधि विच्छेद करें, सभी अंग समान, और अगर समरूप की संधि विच्छेद करें, समान। शुद्ध हिंदी में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल कभी कहूँगा इसमें तो दीर्घ संधि लग रही है और उसमें ये लग रही है, ठीक है। आप सीधे सीधे सर्वांगसम मतलब सर्वांग समान, मतलब सर्वांगसम अगर कोई चीज़ है तो बिल्कुल बराबर होगा, और समरूप है तो उसका रूप समान। जैसे बिल्डिंग और बिल्डिंग का फोटो समरूप तो है, सर्वांगसम सर्वांगसम तो दूसरी बिल्डिंग होगी बिल्कुल वैसी उतनी बड़ी, ठीक है। अच्छा, अब बताओ, जो पहला इसने पाठ दिया है, सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं? दुनिया के सभी वृत्त कैसे बनते हैं? सभी वृत्त एक से आकार के हैं। किसका अंतर आता है? केवल किसका अंतर आता है? त्रिज्या। हर वृत्त की त्रिज्या अलग अलग, लेकिन दिखने में एक समान होते हैं। त्रिज्या, अब इसकी भुजाएं तो है ही नहीं और इसके अंदर कोई कोण भी नहीं है, तो ये दोनों प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी वृत्त आपस में कैसे होते हैं? सभी वर्ग कैसे होते हैं आपस में? सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं? अरे सारे वर्ग आपस में सर्वांगसम कैसे हो सकते हैं भाई? सब वर्गों की भुजाओं की माप अलग अलग होगी, क्यों? सर्वांगसम हो तो सारे वर्ग बराबर होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। किसी वर्ग की भुजा कुछ और होती है, किसी वर्ग की भुजा कुछ और होती है। तो इसका मतलब वर्ग कैसे हो गए? सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, और 2 तरह के त्रिभुज बता दिए उसने, समद्विबाहु और समबाहु। क्या आंसर आएगा इसका? समद्विबाहु क्यों नहीं आएगा? समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं बराबर होंगी। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब 2, और बाहु तुम जानते ही भुजाएं। ये है समद्विबाहु त्रिभुज, 2 भुजाएं आपस में बराबर। तो दुनिया के जितने भी समद्विबाहु त्रिभुज होंगे
उनके ये जरूरी थोड़ी है कि ये कोण भी आपस में संगत बराबर हो। वो तो कैसे भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लो ये सारे कोण का बराबर है। तो पहली वाली स्थिति खत्म हो गई, संगत कोण बराबर होते हैं। जब पहली स्थिति नहीं है तो इसका मतलब सर्वांग सम वो समरूप नहीं होगा। अच्छा, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है क्योंकि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, संगत कोण बराबर हो गए। और समबाहु त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो दूसरे त्रिभुज से जब अनुपात निकाला जाएगा तो वो भुजाओं का अनुपात भी समान आएगा। इसका मतलब सभी समबाहु त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम हुए, समरूप हुए। अरे कैसे हुए? क्यों हुए? संगत कोण बराबर होंगे, सब 60-60 डिग्री के कोण होते हैं, 60-60 के बराबर होगा और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश कैसे हों? सामने देख लो, लिखी दो परिभाषा। तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक। निम्नलिखित युग्मों के दो विभिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियों के उदाहरण बताइए। समरूप आकृतियों के उदाहरण एक तो अभी बता देना, सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो एक उदाहरण तो समरूप त्रिभुजों का हो गया, दूसरा वृत्तों का हो गया, तीसरा वर्ग का हो जाए। कोई दिक्कत? ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। अरे अभी तो बताया सभी समबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते, समद्विबाहु। या कह दो समबाहु त्रिभुज और वर्ग आपस में समरूप नहीं है। उसमें 3 भुजाएं, उसमें 4 कैसे हो जाएगा? वृत्त और वर्ग आपस में समरूप नहीं है, वृत्त और समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप नहीं है। कितने उदाहरण है तुम्हारे पास? दिमाग जरा खोल के बैठो। तीसरा सवाल कह रहा है बताइए ये चतुर्भुज समरूप है या नहीं? और दूसरा ये दिया है इसमें, बताओ समरूप है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इनके कोण आपस में बराबर नहीं है। इसके आपस में तो बराबर हैं, लेकिन इनके संगत बराबर होने चाहिए। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ऐसा है। संगत भुजाओं का अनुपात देखो बराबर आ रहा है, 1.5/3, 1/2, 1.5/3। संगत भुजाओं का अनुपात तो समान आ रहा है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। दोनों स्थितियां संतुष्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं एक स्थिति संतुष्ट करी और समबाहु त्रिभुज बहुभुज जो है आपस में सर्वांग समरूप हो गए। क्लियर हो गई बात? अब आपके पाठ का नाम क्या है? तो पहले तो इसी का आंसर बता दो, समरूप है या नहीं? नहीं है ना? आकृतियां समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? कारण बताओ। संगत कोण बराबर नहीं है। समरूप नहीं है क्योंकि संगत कोण समान नहीं। क्लियर हो गई बात? अब पाठ का नाम क्या है दोबारा? हाँ भाई, वो सबसे कोने में बच्चा बैठा हुआ है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? जितेंद्र। तो जितेंद्र ये बताओ समबाहु त्रिभुज क्या होता है? क्या उसके तीनों भुजाएं बराबर होती हैं? नहीं, इतना बता दो। नहीं होती। तुम निद्रासन में बैठे, खड़े होकर देखो। अब हमारे पाठ का नाम है त्रिभुज, तो समरूपता को हम ले जाते हैं त्रिभुज पर। अब हम जो अध्ययन करेंगे वो केवल और केवल त्रिभुजों की समरूपता पर बात करेंगे। वर्ग, वृत्त, बाकी किसी की समरूपता पर बात नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं हम त्रिभुजों की समरूपता। अगले पेज से लिखिए, फटाफट लिखना शुरू कर दो।
ना नहीं क्यों नहीं लिखोगे, सब लिखोगे हाँ ठीक है। और ये हमने जो कराई थी पिछले वाली वो 6.1 इसके उदाहरण भी करेंगे 6.1 के त्रिभुजों की समूह। दो त्रिभुज साथ साथ लिखते हुए चलिए। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि नंबर 1 बात क्या होना चाहिए बताओ भाई, दो बहुभुज, बहुभुज हो गई एक सामान्य बात सभी पे लागू है, और त्रिभुज पे आ जाए तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, संगत कोण पहली बात तो संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाओं और नंबर 2 संगत भुजाओं का या संगत भुजाएं समानुपाती। अभी बताएंगे समानुपाती का क्या है, ठीक है। या कह सकते हो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में ठीक है। अच्छा, अब समरूपता का चिन्ह देखते हैं क्या होता है। समरूपता का चिन्ह होता है ये घुमा हुआ सांप, ऊपर से ऐसे ऐसे यानी ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से देख लेना, कुछ बच्चे से ऐसे बना देते हैं, नंबर काट लूंगा उनके, ऐसे बनेगा, ये समरूपता का चिन्ह। अब यदि दो त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप, ध्यान से देखिए, अभी तक लिखना बंद कर दीजिए। एक त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू, ये दोनों आपस में समरूप है। तो इनको लिखने का तरीका होगा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू। इनके नामों के क्रम के अंदर ए बी सी लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, तो ए कोण जो है वो पी कोण के संगत होगा, यानी कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर, बी कोण जो है वो किसके संगत होगा, बी कोण जो है वो क्यू के बराबर, और सी कोण आर। बात समझ में आ गई। अगर कहीं ऐसा लिखा होता त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज आर पी क्यू के, तो ए कोण किसके संगत होता है, और बी और सी क्यू, यानी ए कोण बराबर होता आर वाले कोण के, बी बराबर होता पी वाले के, और सी अपने आप ही किसके बराबर आता है, क्यू के, क्योंकि और कोई कोण बचे ही। यानी ये जो हम समरूपता लिखते हैं त्रिभुज एबीसी और दूसरे त्रिभुज का नाम लिखते हैं, वो नाम लिखते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमने पहले त्रिभुज का नाम लिखा और दूसरे त्रिभुज का जब हम नाम लिखेंगे तो उसी क्रम में लिखेंगे जो पहले वाले त्रिभुज के कोण बराबर है, उसी क्रम में। क्लियर हो गई बात। तो अगर ये समरूप है तो यहां से क्या स्थिति आएगी, तो नंबर 1 कोण ए बराबर होना चाहिए कोण बी बराबर होना चाहिए, कोण सी बराबर होना चाहिए। दूसरी स्थिति, ये जो हम बार बार लिख रहे हैं, संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, इन शब्दों का मतलब आप देखिए क्या है। इन शब्दों का मतलब है, देखो ध्यान से, कोई नहीं लिखेगा, सब ध्यान से देखेंगे। पीछे तुम भी खड़े हो जाओ, तुम्हें भी नहीं दिख रहा होगा, सबसे पीछे ना, हाँ ये बच्चा, ठीक है, तुम्हारी हाइट छोटी, आगे क्यों नहीं बैठते हो आगे। देखो सबसे पहले लिखेंगे ए बी बटे, यहाँ क्रम देखो
बराबर BC बटे QR बटे बराबर AC PR AC। तो ये इसे कहते हैं भुजाओं का समानुपातिक होना। बराबर होगा, अंश में इस वाले त्रिभुज की भुजाएं आएंगी और हर में इस वाले त्रिभुज। ये अनुपात आपस में बराबर। और अनुपातों का क्रम किस बात से निर्धारित होगा? भाई AB के बटे में हमें PQ ही लिखना है। कैसे पता लग रहा है? जब हमने ये सब सही लिखा है तो AB जो है वो संगत होगा भुजाओं BC भुजा संगत होगी, AC संगत होगी। एक और तरीका है पहचानने, कोण A किसके बराबर दे रखा है? तो कोण A के सामने वाली भुजा संगत होगी कोण P के सामने वाली। और देखो आप इशारे समझो, यहाँ सिंगल लगाया है मैंने तो भुजा पर मैंने एक निशान लगाया है, साफ साफ पता लग रहा है ये भुजा इसके संगत है। जब सवाल आएगा तो पहले से ही संगतता निर्धारित कर दो, कोण की भी और भुजाओं। समझ लो आपका 90% काम तो हो गया सवाल। जिस बच्चे ने ये बात समझ ली कि संगतता कैसे निर्धारित होती है, उसके लिए पूरा चैप्टर चुटकियों में हो जाएगा। और जिसको ये वाली बात समझ में नहीं आई वो यही समझता रह जाएगा कि भाई ये AB के बटे में PQ आया है और अगले सवाल में QR आ गया, उससे अगले सवाल में RQ आ गया, तो परेशान हो जाएगा बच्चा। तो सबसे पहले सवाल को देखकर आप चित्र बनाएंगे और चित्र बना के निर्धारित करेंगे संगतता। अब ये डबल है, डबल के सामने ये दो निशान, इसके सामने ये इसके संगत ये है और इसके सामने ये वाली भुजा संगत होगी इसके सामने। देखो अब मैं एक त्रिभुज बना के दिखा रहा हूँ, ये बात क्लियर हो गई? तो यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो ये स्थितियां आप अपने आप ही मान लो। और अगर ये स्थितियां दोनों होंगी तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो सवाल आपसे दो ही तरीके से पूछेगा, या तो समरूप दे देगा त्रिभुज और दो कोण देगा, इसके दो कोण देगा और आपसे पूछेगा बताओ तीसरा वाला कौन सा है। ठीक है, अब आप इन दोनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा के ये कोण निकालेंगे और देखेंगे ये कोण जो है इसके संगत है तो ये इसके बराबर हुआ। या हो सकता है आपको ये वाली भुजा दे दी, ये वाली भुजा दे दी, इसकी ये वाली भुजा दे दी और ये वाली नहीं दी, तो आप संगतता लगाओगे ये बटे ये बराबर ये बटे ये, और दो तीन पता है चीजें एक नहीं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं इसमें और भी। ये सब बातें बताई थी थेल्स ने, एक गणितज्ञ थे। इन्होंने त्रिभुजों की समरूपता पे काफी अध्ययन किया और एक प्रमेय दी जिसे हम थेल्स की प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, या बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम भी कहते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ठीक है, उस पर अभी इसके बाद हम बात करेंगे। पहले थोड़े से इसके बारे में आप जान लीजिए। इन समरूप त्रिभुजों को हम समान कोणिक त्रिभुज भी कहते हैं, क्योंकि दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनके कोण तो आपस में बराबर होंगे, और जब कोण बराबर हैं तो वो त्रिभुज कैसे होंगे? ठीक है, तो आज आपका काम केवल इतना ही है। एक मैं चीज बताने जा रहा था आपको। मान लो मैंने कह दिया त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज RP। अब संगतता ढूंढनी है। अभी रुको, एक तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि भाई कोण A किसके बराबर होगा? B किसके बराबर होगा? और C किसके बराबर होगा? तो ये रिजल्ट निकल आएगा, एक संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा एक हमें त्रिभुजों के नाम दिए थे, वहां से हमने संगतता निकाली। अब हम इनके चित्र भी तो बना सकते हैं। भाई ABC बनेगा त्रिभुज, बनेगा PQR। अब आप देखो A किसके बराबर है? R के, तो कोण A बराबर हो गया कोण R। B किसके बराबर है? P के, तो B कोण बराबर हो गया, डबल निशान लगा। और C जब तीसरा ये बचा तो ये 3 बराबर। ये सिंगल कोण है, इसके सामने की भुजा ये हो गई। अब इस त्रिभुज में इसके संगत भुजा इस वाले त्रिभुज में कौन सी होगी? R के सामने। तो आप देखो भाई A R के बराबर है, R के सामने ये भुजा, देखो इसी के नीचे आ रही है, ये भी बटे R नहीं, कौन सी आ रही है? BC बटे, BC के बटे में क्या आ रहा है? ये डबल वाला कोण है, ये हो गया, इसका डबल कोण ये है QR। AC के बटे में क्या आ रहा है? RQ।
तीसरी यही बची। अब आप इससे इधर की तरफ चलो जरा। आपको उसने ऐसे दो कोण बराबर दे दिए थे। एक बात सोचो, इस त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, तीसरा तो 180 में घटा के आएगा, तो तीसरा अपने आप ही बराबर आ जाएगा। मतलब दो कोण अगर बराबर दे दिए हैं एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के, तो तीसरा अपने आप ही बराबर आएगा। क्लियर हो गई बात इतनी? अब यहाँ से संगतता ढूंढ लिया हमने, हमें पता लग गया कि ये त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। अब हम भुजाओं का अनुपात लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे निशान लगा के सिंगल इसके साथ चलो। BC बटे PQ, AC बटे QR बराबर AB बटे PR। यानी त्रिभुज के नामों से कैसे हम कोण बराबर निकाल लेते हैं, उसमें से कैसे भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं, कैसे चित्र बना लेते हैं, चित्र में कैसे संगतता दिखा देते हैं, और अगर हमें चित्र दे रखे हैं उनमें हमने संगतता ढूंढ ली है, तो कैसे हम कोण बराबर कर सकते हैं और कैसे हम भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं। इस चैप्टर में यही खेल चलेगा और आपको इस बात को कल समझ के आना है। आप क्या करेंगे, किताब में यहां से थ्योरी दे रखी है, बहुत सारी, हिंदी की तरह इसको पढ़ना शुरू कर देगा। पूरा पेज पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे एक एक चीज, और जितनी बात मैंने यहाँ बताई है एक भी बात नहीं मिलेगी आपको जो मैंने नहीं बताई है। इसमें सब लिखी हुई बातें आपको सब समझ में आएंगी, सब पढ़ेंगे, चाहे यहीं पे पढ़ लो चाहे घर पे पढ़ लेना। ये पिछला वाली मैंने करा दिया, एक एक सवाल 6.1, कोई सा सवाल नहीं छोड़ा है। फिर ये थेल्स के बारे में आगे कहानी, फिर ये क्रियाकलाप आ गया, ये खुद आपको करना है घर जाके, ठीक है। और कल हम आपको प्रमेय 6.1 सीधे थेल्स की प्रमेय सिद्ध करवाएंगे। अब आप थेल्स की प्रमेय अगर समझना चाहते हो तो इतना सब कल पढ़ के आए। जो पढ़ के नहीं आएगा वही हमसे कहेगा कि साहब हमें त्रिभुज समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं, ठीक है। ये तो 2 वे है, हमारे अकेले के पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना बेटा आपको भी पड़ेगा।